हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 36। निमेश घर पहुंचा तो आज आरती जी ने उसे जबरदस्ती अपने पास बैठा लिया। वह बैठना तो नहीं चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी अंशिका उससे दूर हुई थी, इसलिए वह ज़्यादा उनसे बात नहीं करता था। अंशिका को डाइवोर्स पेपर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। ये बात जब उसे पता चली तब से वो उनसे अलग अलग ही रहता था। वो चाहती तो अनामिका और उसकी शादी ना होने देती और अंशिका को भी मना सकती थी, पर वो उन्हें लोगों में शामिल थी। निमेश कैसे हो? उनके ऐसे सवालों पर वह अचंभित होकर उन्हें देखने लगा। ये कैसे सवाल है मम्मी? मैं यही हूँ आपके सामने, तो जाहिर सी बात मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? क्या कहीं से आपको बीमार लग रहा हूँ मैं? निमेश ने थोड़ा नाराज़गी से उत्तर दिया। नहीं बेटा, हमें घर में ज़रूरत रहती है, पर देखिए मुझे आज 8 दिन हो गए। तुम तो पहले आकर सबसे पहले मेरे गले लगते थे, जिसे मेरे हाथ का ही खाना पसंद था, जो मेरे हाथ की चाय पिए बगैर सोता भी नहीं था, उसे आज मुझसे बातें किए भी न जाने कितने दिन हो जाते हैं। आरती जी के सीकवे पर उनका चेहरा देखने लगा, मानो कह रहा हो कि उसका दिल बुरी तरह टूट कर बिखर चुका है। उस दिल को समेटना नामुमकिन है। मेरे पास वक्त ही कहाँ मम्मी? देखते तो है ना आप कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई मेरे कंधों पर। निमेश का ऐसे जवाब से और दुखी हो गई। बहू के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है बेटा, माँ के लिए 10 मिनट भी नहीं है। ऐसा नहीं है, पर आप भी तो मुझसे खुद भी बात नहीं करती। मैं डेली यही ब्रेकफास्ट करता हूँ, तब भी आप नहीं दिखती। रात में भी डिनर करते टाइम ना जाने कहाँ होती हो। निमेश ने उल्टा उन्हीं पर दोष मढ़ दिया। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं मंदिर जाती हूँ उस वक्त, पर रात में मैंने तुम्हें कभी इतने देर से वापसी करते नहीं देखा। जब तुम आते हो मैं सो चुकी होती हूँ, उन्होंने बेचारगी से कहा। तो अब मैं क्या करूँ आप बताइए? क्या सबको छोड़कर घर में ही बैठ जाऊँ? निमेश के ऐसे जवाब से वो कुछ न बोली। निमेश अपना बैग उठाकर ऊपर चला गया अपने कमरे में। आप बार बार किसको देख रही हैं? बिरबा उनकी नज़रों को पीछा करते हुए बोली, जो दरवाजे तक जाकर लौट आती। उनकी वैकल्यता से वो खुद अपरिचित थी। जाने क्या हो गया था उसे। दीदी चौधरी साहब रात को आएंगे। बिरबा ने अंशिका के कंधों पर हाथ रखा। अंशिका ने इसे घूर कर देखा, मानो अपनी चोरी पकड़े जाने से वो उससे नाराज सी हो गई। किसने कहा मैं तुम्हारी इस खड़ूस चौधरी साहब को देख रही हूँ? अंशिका ने मुँह बनाते हुए कहा, जबकि बिरबा के जवाब ने उसके दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ा दी थी। आपके चेहरे ने। भला आज और कौन आने वाला था? चौधरी साहब ने कहा कि वो आएंगे तो सबसे पहले मीटिंग रखेंगे। बिरबा ने अंशिका के कान में धीरे से कहा। कौन सी मीटिंग? अंशिका ने उसे घूरा। ये तो नहीं पता, तब अब आएंगे तभी पता चलेगा, पर हाँ आपको इन कपड़ों में देखेंगे तो मीटिंग ही भूल जाएंगे चौधरी। बिरबा ने कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, क्या चल रहा है यहाँ? उसी वक्त विक्रांत उनके करीब चला आया। अरे भैया धीरे बोलिए, रानी में उसी कमरे में बैठी है, सुन लेगी तो आपका विवाह भी नहीं होने देगी। विक्रांत ने बिरबा को घूरा। तुम तो चुप ही रहो बिरबा की बच्ची, वरना जो पनवाड़ी लाल है ना, उनसे जाकर तेरी शिकायत कर दूंगा। विक्रांत ने उसके कान खींचे। वैसे बिरबा दिखती कैसी हो? मैंने सुना है कि यहाँ आ चुकी है वो। विक्रांत ने कुछ शर्माते हुए कहा तो अंशिका की हंसी निकल गई। विक्रांत रानी माँ के रोबदार आवाज़ सुन वो भागा। रात गए उसे पता चल चुका कि सिद्धांत आ चुका है हवेली पर। कमरे में नहीं आया था वो, जिससे वो काफ़ी झुंझला सी गई थी। लोग पहले अपने कमरे में आते हैं, पर इनको तो काम ज़्यादा ज़रूरी है। इतने दिन से गए, कभी मेरा हाल भी नहीं जाना। कितना दर्द होता है इन हाथों में, लेकिन काम ज़्यादा ज़रूरी है ना। आने दो, मैं भी बात नहीं करूँगी। होंगे कहीं के चौधरी। बड़बड़ करती जा रही थी कि तभी एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो सिद्धांत चेहरे पर मुस्कान सजे उसे ही देख रहा था। अंशिका का होठ एकदम से खामोश हो गए। झेप कर दूसरी ओर देखने लगी वो। इतने दिन बाद देखा था उसे। दिल धड़ करने लगा। सिद्धांत धीरे धीरे चलते उसके करीब आ गया। तो बड़ी शिकायत है मुझसे? अंशिका ने पलट कर देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, समझे? अंशिका के इस तरह जवाब देने पर वो हंस पड़ा। मैं तो नहीं कहा कि मैं खुश हो रहा हूँ, पर ऐसे बोल क्या रही थी कि जिससे सुनकर खुश हो जाऊँगा मैं। अंशिका जाकर बेड पर बैठ गई बिना कोई जवाब दिए। उसके सामने खड़े रहना मुश्किल हो रहा था अब। ऐसे रूप में वो अलग ही लग रही थी और उसने कुछ नहीं कहा। इससे भी अंशिका को बुरा लगा। कम से कम उसके कपड़ों की तारीफ ही कर देता, पर अपने बैग से कपड़े निकाल वो सीधे फ्रेश होने चला गया। वापस आया तब भी गुनगुनाते हुए शीशे में खुद को निहारे जा रहा था। अंशिका ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। आज तक इसके मुंह से एक भी आवाज़ गुनगुनाते नहीं सुनी मैंने। ऐसा क्या होगा इन हफ्तों में? कहीं किसी और से तो नहीं चक्कर चल रहा? इतना सोचना था कि वो घबराहट के मारे उठ खड़ी हुई। अंशिका के लिए सोच ही किसी दुखदाई थी, ये वही जानती थी। निमेश की बेवफाई ने उसे एकदम तोड़ दिया था, पर खुद को समेट लिया था उसने उस कुछ महीने में, क्योंकि उसे सिद्धांत जैसा हमसफर मिला जो उसके जज्बात की कदर करता था।
फ़ोन क्यों नहीं किया इस बार भी? रोकते रोकते भी शिकवा निकल ही गया। सिद्धांत की मुस्कान बढ़ ही गई। इंतज़ार था क्या मेरे फ़ोन का? उसके बेहद नज़दीक आते उसने कहा। अंशिका उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा बॉक्स निकालने लगा। उसमें से गोल्डन की चैन निकाली तो अंशिका चौंक गई। सिद्धांत के चेहरे पर एक अलग ही रंग छाया था, पर अंशिका तो यादों के भंवरों में चली गई थी। ऐसा ही गिफ्ट तो दिया था उसने निमेश को, और आज उसे क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? क्या करूं, किसी की लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। बल्कि ये कहना सही होगा, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी कोई लड़की आई ही नहीं। मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, इसलिए लाया हूँ। अंशिका उसकी तरफ रिपीट करके खड़ी हो गई। सिद्धांत मुस्कुराते उसके बालों को एक तरफ करके वो चैन उसके गले में पहनाने लगा। अंशिका के लिए ये पल कभी न भूलने वाले थे। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 36। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।